सोचो ज़रा, आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो व्हील चेयर यूज़ करता है, या फिर डिसलेक्सिया है, या जो स्लो लर्नर है, या दूसरे बैकग्राउंड के बच्चे हैं। क्या उन्हें अलग स्कूल में भेजा जाना चाहिए? तो आपका जवाब होगा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। इस पूरे वीडियो में हम एक्सक्लूजन से लेकर इंक्लूजन के सफ़र को समझेंगे, समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट और ज़रूरतों व चुनौतियों को भी समझेंगे। अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस हो सीखने के लिए तो बने रहिए अंत तक। तो नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है शरद कुमार और स्वागत है आप सबका प्रोफेसर ऑफ एनजीटी में। आइए, क्लास को शुरू करने के पहले हम एक पॉजिटिव चेंज खुद में लाते हैं। आज के बाद कभी भी हम विकलांग या डिमीनिंग या फिर अमानवीय शब्द बच्चों के लिए यूज़ नहीं करेंगे। हम चाहे तो CWSN बोलेंगे या फिर बोलेंगे दिव्यांग बालक। सबसे पहले समझते हैं ये बदलाव। इसको हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। शुरुआत में दिव्यांग बच्चों के लिए कोई शिक्षा की विशेष व्यवस्था नहीं थी। इसी को हम एक्सक्लूज़न कहते हैं। एक्सक्लूज़न फ्रॉम द सोसाइटी, मेन स्ट्रीम एजुकेशन, ETC। फिर 1960 के दशक के पहले अगर कोई बच्चा दिव्यांग था तो उसके लिए सिर्फ स्पेशल स्कूल होती थी, बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अलग स्कूल और स्पेशल बच्चों के लिए अलग स्कूल। इसे कहते हैं सेग्रीगेशन, यानी कि अलगाव। फिर आया इंटीग्रेशन का दौर। 1960 से 1994 तक दिव्यांग बच्चों को एडमिशन तो नॉर्मल स्कूल में मिला, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ना करिकुलम बदला, ना ट्रेन टीचर्स, और ना ही कोई एड्स। यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम में स्कूल सिस्टम चेंज नहीं होता, बच्चे को सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। इसको अगर हम कीवर्ड से समझे तो कहेंगे वन साइज फिट्स फॉर ऑल और इक्वालिटी। क्योंकि एक ही करिकुलम टेक्स्ट बुक सबको दी जा रही थी, चाहे वो समान बालक हो चाहे वो विशिष्ट बालक हो। उदाहरण से समझो, जैसे ब्लाइंड बालक को सेम टेक्स्ट बुक दी जा रही है, लेकिन उसके लिए ब्रेली या फिर ऑडियो सपोर्ट नहीं है। इंटीग्रेशन में चाइल्ड को मेन स्ट्रीम क्लास में रख दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, लेकिन सिस्टम में चेंजेस नहीं होते। इसी कॉन्सेप्ट को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। कभी कभी इंटीग्रेशन में देखा गया है कि मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ाते तो हैं, लेकिन उनके लिए सेम स्कूल में अलग क्लास की व्यवस्था होती है। और फिर 1994 में एक गेम चेंजिंग इवेंट हुआ, यूनेस्को का सलामांका स्टेटमेंट, जिसने पूरी दुनिया को एक नई सोच दी। सब साथ सीखें और लर्न टुगेदर। इसी का नाम है इंक्लूजन, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का सिंपल मतलब है सभी बच्चे, चाहे वे नॉर्मल हों, स्पेशल नीड्स वाले हों, डिफरेंट बैकग्राउंड, भाषा, जेंडर, सोसाइटी या फिर प्लेस के हों, सारे एक ही स्कूल में एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। इसके पहले इंटीग्रेशन एजुकेशन सिस्टम में चाइल्ड को सिस्टम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता था, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में अब सिस्टम चाइल्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। जैसे ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए ब्रेली बुक्स अवेलेबल कराई जाएगी या फिर ऑडियो मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा। स्लो लर्नर के लिए फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स, हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए साइन लैंग्वेज सपोर्ट होगा। इसके लिए कीवर्ड होगा वन साइज डजंट फिट फॉर ऑल। यहाँ पे इक्वालिटी और इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी का मतलब है ज़रूरत के अनुसार ट्रीट करना। यहाँ पे एक फ़ोटो है जिससे आप इक्विटी और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ सकते हो। वन साइज डजंट फिट फॉर ऑल का मतलब है कि ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को एड्स या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे कि मान लो एक बच्चा है आपके क्लास में जिसको पीछे से नहीं दिख रहा, तो उस बच्चे को आप सामने बिठाओगे। मान लो आपके क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, उनमें से एक व्हीलचेयर यूज़ करता है और एक डिसलेक्सिया से स्ट्रगल कर रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन में स्कूल क्या करेगा? रैम बनवाएगा, टीचर को ट्रेनिंग देगा, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को एक्वायर करेगा, इक्वल पार्टिसिपेशन तय की जाएगी, इत्यादि। चलो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक्सक्लूज़न का मतलब है कि CWSN वाले बच्चों को
सोसाइटी से या एजुकेशन सिस्टम से बाहर रखना। सेपरेशन का मतलब होता है कि स्पेशल चाइल्ड या फिर CWSN बच्चों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था करना। ये मान लो मेन स्ट्रीम का स्कूल है तो ये अलग स्कूल है जहाँ पे सिर्फ CWSN वाले बच्चे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे CWSN वाले बच्चे साथ तो पढ़ते हैं लेकिन उनके लिए अक्सर अलग क्लासरूम की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे कीवर्ड्स इंटीग्रेशन में हमने यूज़ किया था वन साइज़ फिट्स ऑल। यहाँ पे एक ही चीज़ सबके लिए लागू होगा, जैसे कि टीचिंग मेथड्स होगा वो सारे बच्चों के लिए सेम होगा, करिकुलम होगा वो सारे बच्चों के लिए सेम होगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक चीज़ सबके लिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक ही स्कूल में, एक क्लासरूम में सारे बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों या डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हों या फिर मार्जिनलाइज्ड बच्चे हों। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या फिर मार्जिनलाइज्ड बच्चे का मतलब हाशिए पे स्थित समूह। जिस तरह पेज में एक मार्जिन छोड़ा जाता है वहाँ पे हम अमूमन लिखते नहीं हैं, उसी तरह मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वैसे बच्चों का समूह है जिन्हें हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन या मेन स्ट्रीम समाज में शामिल नहीं करते हैं। जैसे BPL से रिलेटेड बच्चे हों या फिर मलिन बस्ती के बच्चे हों या फिर वैसे बच्चे जो माता पिता से अलग रह रहे हों, उनको ही हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहते हैं। ध्यान से स्लाइड को देखो। सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन वर्सेस इंक्लूजन, जहाँ पे इंटीग्रेशन को हम वन साइज़ फिट्स ऑल से समझते हैं, यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो स्कूल को अडाप्ट करेगा, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में जो स्कूल है वो बच्चों को अडाप्ट करेगा। यहाँ पे जो करिकुलम है वो फिक्स्ड होता है, रिजिड होता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन में जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम इंश्योर करता है कि बच्चा क्लास में प्रेजेंट हो, वहीं पे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम इंश्योर करता है कि बच्चा फुल पार्टिसिपेट करे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर हैं वो अमूमन प्रशिक्षित नहीं होते, और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो CWSN बच्चे को पहचान सके, जैसे कि स्लो लर्नर है या किस बच्चे को डिसलेक्सिया है इत्यादि। वो स्पेशल चाइल्ड को पहचान करो और उन्हीं के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स को चूज़ करें। जैसे मान लो आपकी क्लास में स्लो लर्नर बच्चा है, अब यहाँ पे टीचर का काम होगा कि स्लो लर्नर को ऐसा टास्क देना जिसको वो समझे, बार बार रिपीट करे, और यहाँ पे हम फैमिली को भी इंक्लूड करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पिलर्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला है इक्वालिटी एंड इक्विटी, जिसका मतलब है सभी स्टूडेंट को इक्वल राइट्स, एक्सेस और अपॉर्चुनिटी को मिलना। इक्विटी का अर्थ है ज़रूरत के हिसाब से बच्चे को सपोर्ट करना। अगर एक दिव्यांग बालक है उसको भी वही एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो मेन स्ट्रीम के बच्चों को मिलती है। सेकंड है पार्टिसिपेशन। यहाँ पे सिर्फ क्लास में बैठना पार्टिसिपेशन नहीं होता। पार्टिसिपेशन का मतलब है हर स्टूडेंट एक्टिवली क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, जैसे कि प्रोजेक्ट बनाने में, ग्रुप डिस्कशन में, रंगोली बनाने में, सेमिनार ETC में भी CWSN को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। अरे अरे, क्या मैंने आपको CWSN का मतलब बताया? CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स उन बच्चों को कहा जाता है जिनको लर्निंग या फिर डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सपोर्ट फिजिकल, मेंटल, सेंसरी या फिर लर्निंग डिफ़िकल्टी की वजह से हो सकता है। सिंपल शब्दों में समझें तो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स वैसे बच्चों को कहा जाता है जिनकी नीड्स मेन स्ट्रीम वाले बच्चों या नॉर्मल बच्चों से अलग होती है। थर्ड है एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब फिजिकल और डिजिटल एक्सेस इंश्योर करना, जैसे व्हीलचेयर यूजर्स के लिए रैम्स या फिर लिफ्ट का होना, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ब्रेली या फिर ऑडियो मटेरियल्स का होना। डिजिटल एक्सेस का मतलब है ऑनलाइन कंटेंट्स, ताकि बच्चा जब चाहे तब वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। इसका मतलब है डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट और सेलिब्रेट करना। इंक्लूसिव क्लासरूम में स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड या फिर एबिलिटीज़ और कल्चर से आते हैं, और टीचर इन डिफरेंसेस को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के रूप में देखता है। इस स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है
जो बीएड के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाता है। इनको एक एक करके पढ़ लो। किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। अब सवाल आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या रीज़न है कि आज एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूसिव बनना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया? सबसे पहला है सोशल जस्टिस। इसका सिंपल मतलब है हर बच्चे को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। अगर किसी बच्चे को सिर्फ डिसेबिलिटी की वजह से स्कूल से बाहर रखा जाता है तो ये सोशल इंजस्टिस माना जाएगा। सोशल जस्टिस का मतलब है हर बच्चे को एजुकेशन का, जॉब का, काम करने का इक्वल राइट्स मिलना। अगर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी की वजह से स्कूल या अपॉर्चुनिटी से बाहर कर दिया जाता है तो ये सोशल इंजस्टिस होता है। आपने ज़रूर ईरा सिंघल मैम का नाम सुना होगा। ईरा सिंघल मैम को फिजिकल डिसेबिलिटी है। शुरुआत में उनको आईएएस सर्विस ज्वाइन करने में चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया और 2014 यूपीएससी एग्ज़ाम में ऑल इंडिया वन रैंक अचीव की। ये एग्जाम्पल दिखाता है अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो डिसेबिलिटी सक्सेस के रास्ते में बैरियर नहीं बनते। दूसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है एजुकेशन सिस्टम हर स्टूडेंट को सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। आपने ज़रूर शीतल देवी का नाम सुना होगा। इनका जन्म बिना आर्म के हुआ था, लेकिन सपोर्टिव ट्रेनिंग, इंक्लूसिव सपोर्ट सिस्टम की वजह से इन्होंने पैरा आर्चरी में इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद उनकी टैलेंट दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। थर्ड है संवैधानिक अधिकार। इंडिया में एजुकेशन सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A और आरटीई एक्ट का जिक्र है, जहाँ पे 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम मिलता है। वहीं पे दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम का राइट है। इसका मतलब है चाहे बच्चा डिसेबल्ड हो या फिर इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से हो, एजुकेशन सिस्टम को उनको इंक्लूड करना ही होगा। ये नहीं कह सकते कि ये ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है तो उसका हम एडमिशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट है इमोशनल ग्रोथ। इंक्लूसिव क्लासरूम्स स्टूडेंट के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं। अगर एक क्लास में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा पढ़ रहा है तो बाकी स्टूडेंट उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम एज ए टीचर सिंपैथी नहीं, एम्पैथी को डेवलप करेंगे और बच्चे में जब हम कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो वो बच्चा ब्लूम करता है। सोशल स्किल्स का सीधा मतलब उन बेसिक और ज़रूरी एबिलिटीज़ से है जो इन बच्चों को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने, सोसाइटी में घुलने मिलने और रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है। यहाँ पे हम बेसिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं, पीयर स्किल्स की बात करते हैं, इमोशनल रेगुलेशन और एम्पैथी की बात करते हैं, अपनापन की भावना और हीन भावना की दृष्टि से ना देखना इत्यादि होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को कम करता है। जब बच्चे छोटी एज में ही डाइवर्सिटी के साथ पढ़ते हैं तो उनमें एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट डेवलप होता है। सुधा चंद्रन ने एक्सीडेंट के बाद अपनी लेग लूज़ कर दी थी, लेकिन आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ उन्होंने क्लासिकल डांस को कंटिन्यू किया और इंटरनेशनली फेमस डांसर बन गई। एग्जाम्पल दिखाता है कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन नहीं होती अगर सोसाइटी लोग सपोर्ट करे तो। नेक्स्ट है पॉलिसी अलाइनमेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसीज से भी सपोर्टेड है, जैसे कि सलमान का स्टेटमेंट 2016, एनईपी 2020। इन सब का गोल है एजुकेशन सिस्टम को एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाना। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ एक एजुकेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंश्योर करता है सोशल जस्टिस को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को, इमोशनल ग्रोथ को और डिस्क्रिमिनेशन में रिडक्शन। क्या आप किसी एक ऐसे CWSN पर्सन का एग्जाम्पल दे सकते हो जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हो? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अब तक हमने समझा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ? ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे काफ़ी इंटरनेशनल डिक्लेरेशन और नेशनल पॉलिसीज़ का कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए इसको हम टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इस डिक्लेरेशन में क्लियरली कहा गया कि जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है और यहाँ पे हर इंडिविजुअल को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो बच्चा मेन स्ट्रीम का हो
या फिर दिव्यांग हो। नेक्स्ट माइलस्टोन आता है 1981 में। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। इसका मेन पर्पस था सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना। इसमें फुल पार्टिसिपेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई, यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ को भी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम में एक्टिव रोल मिलना चाहिए। 1994 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसको बोलते हैं सलामैंका स्टेटमेंट। इसको मॉडर्न इंक्लूसिव एजुकेशन का बर्थ पॉइंट माना जाता है। इस डिक्लेरेशन ने रिकमेंड किया कि चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ को रेगुलर स्कूल में पढ़ना चाहिए। इसका की कॉन्सेप्ट था इंक्लूसिव स्कूल्स और चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, मतलब स्कूल्स को टीचिंग मेथड्स चेंज करनी चाहिए ताकि हर बच्चा सीख सके। अब इंडिया में भी इस डायरेक्शन में स्टेप लिया गया। 1995 में पास हुआ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट। इस लॉ का मेन एम था पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना। यहाँ पे मुख्य रूप से बात की गई इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, यानी डिसेबिलिटी की वजह से किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट माइलस्टोन आता है 2006 में। यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। ये कन्वेंशन डिसेबिलिटी राइट्स के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसका की कॉन्सेप्ट था इंक्लूसिव एजुकेशन को एज अ राइट देना और एक्सेसिबिलिटी पे फोकस किया गया, मतलब एजुकेशन सिस्टम को हर लर्नर के लिए एक्सेसिबल बनाना होगा। अब तक हमने देखा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लेवल पर कैसे डेवलप हुआ। अब हम इंडिया में इंक्लूसिव एजुकेशन को मजबूत करने वाले इम्पॉर्टेंट लॉज और पॉलिसी को समझेंगे, स्पेशली 2009 के बाद वाले डेवलपमेंट्स। 2009 में आता है RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये बात करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, जो कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का राइट दिया गया। RTE एक्ट बात करता है नेबरहुड स्कूल्स के बारे में। स्कूल को ऐसे इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए कि हर बच्चे को एक्सेसिबल स्कूल मिले। ये बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। स्कूल किसी भी चाइल्ड को डिसेबिलिटी, कास्ट, जेंडर या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से एडमिशन देने में डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बात की गई 25% रिजर्वेशन के बारे में। प्राइवेट स्कूल, EWS सेक्शंस और डिसएडवांटेजेस ग्रुप या फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बच्चों के लिए सीट रिजर्व की जाएगी। RTE एक्ट में यूनिवर्सल एक्सेस और इक्विटी इन एजुकेशन की बात की गई कि एजुकेशन सिस्टम को इंश्योर करना पड़ेगा कोई भी बच्चा एजुकेशन से एक्सक्लूड ना हो। अब हम बात करते हैं RPWD एक्ट के बारे में, जो कि 2016 में आया था। ये PWD एक्ट 1995 का अपडेटेड वर्जन है। इसको हम कहते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट। ये एक्ट डिसेबिलिटी राइट्स को मजबूत करता है। इसके हम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को देखते हैं। यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन को एज ए लीगल राइट प्रस्तुत किया गया। स्कूल्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इंश्योर करना होगा कि स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज़ इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में पढ़ सके। नेक्स्ट प्रोविज़न है बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल में रैम्प, एक्सेसिबल टॉयलेट्स और सपोर्टिव फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़। इस एक्ट ने डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरीज को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। RPWD एक्ट को हम किसी अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब हम लेटेस्ट माइलस्टोन के बारे में बात करते हैं, जो कि है NEP 2020। ये पॉलिसी इंक्लूसिव एजुकेशन को स्ट्रांगली प्रमोट करता है। इसके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। हर लर्नर को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सपोर्ट फॉर CWSN। स्कूल्स को स्पेशल एजुकेटर्स, स्पेशल एड्स, फ्लेक्सिबल करिकुलम को प्रोवाइड करना होगा। इसमें बात की जाती है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड सपोर्ट के बारे में। डिसेबिलिटीज़ और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करके सपोर्ट दिया जाएगा। NEP 2020 स्ट्रांगली मानता है कि एजुकेशन सिस्टम को बच्चे के अकॉर्डिंग अडाप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो मेन स्ट्रीम या नॉर्मल बच्चे हों या फिर दिव्यांग बच्चे। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो क्लियरली एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। पहले फोकस था एजुकेशन प्रोवाइड करने पर, लेकिन अब फोकस है इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बनाने पर। आई होप आपको ये टाइमलाइन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया सपोर्ट का। मान लीजिए एक स्टूडेंट को डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में कठिनाई या एक लर्निंग डिफरेंस है, जहाँ पे बच्चे को
शब्दों, लेटर्स या नंबर्स को पहचानने और पढ़ने में कठिनाई होती है। ये मेमोरी, अटेंशन या फिर इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ नहीं है, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे कि लेटर्स को उल्टा लिखना, बी को बच्चे डी पढ़ते हैं। आप एज ए टीचर क्या करोगे? उसको एक्स्ट्रा टाइम दोगे पढ़ने के लिए, फोनिक्स मेथड्स यूज़ करोगे, लार्ज प्रिंटिंग वर्कशीट देता है ताकि वो उन डिफरेंसेस को पहचान सके। दूसरा एग्जांपल है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी का। अगर कोई स्टूडेंट व्हील चेयर यूज़ करता है तो स्कूल या फिर कॉलेज में रैम्स, एक्सेसिबल डेस्क और वॉशरूम होने चाहिए। इससे स्टूडेंट को भी क्लासरूम एक्टिविटी और फुल्ली पार्टिसिपेट करने में मदद मिलती है। तीसरा एग्जांपल है कोलैबोरेटिव लर्निंग का। इंक्लूसिव क्लासरूम में मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा बहुत ही क्रिएटिव है और मान लो कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई बच्चा एवरेज आईक्यू वाला है। जब हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कराते हैं या ग्रुप में प्रोजेक्ट देते हैं तो इससे बच्चे मिलकर काम करते हैं और इनमें एम्पैथी और टीम भावना का डेवलपमेंट होता है। क्या आप बता सकते हो कि कोलैबोरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अब सवाल आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का एक्चुअल बेनिफिट क्या है। रिसर्चेज बताती है कि इंक्लूसिव क्लासरूम ना केवल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ बल्कि नॉर्मल स्टूडेंट्स और पूरी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। चलिए इनको हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम बात करें दिव्यांग छात्रों के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशली CWSN के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब बच्चे सेम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो उनमें सेल्फ स्टीम और इंडिपेंडेंस की भावना डेवलप होती है। यहाँ पे सोशल स्किल डेवलप होता है। जब बच्चे पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सीखते हैं, तो कम्युनिकेशन, अपनापन, फ्रेंडशिप ETC डेवलप होता है। बेटर लर्निंग आउटकम्स, इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है क्योंकि वे पीयर लर्निंग करते हैं। लास्ट है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। स्टूडेंट को लगता है कि वो भी क्लास का इक्वल मेंबर है। अगर हम बात करें समान छात्रों के लिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो एम्पैथी और कंपैशन की भावना को डेवलप करते हैं। वे डिफरेंसेस को समझते हैं और रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। बच्चे समझते हैं कि सोसाइटी में लोग डिफरेंट बैकग्राउंड और एबिलिटीज़ के भी होते हैं। नेक्स्ट है टीम वर्क और लीडरशिप। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप वर्क से कोलैबोरेशन इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप माइंडसेट। स्टूडेंट्स इंक्लूसिव वैल्यूज़ डेवलप करते हैं जो मॉडर्न सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्पैक्ट सोसाइटी लेवल पर भी होता है। इसमें सबसे पहला अहम इम्पैक्ट होता है भेदभाव में कमी। सबसे पहला बेनिफिट है कि रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन। जब बच्चे स्कूल में ही डिफरेंस एबिलिटीज़ और बैकग्राउंड के साथ पढ़ते हैं तो उनके माइंड में स्टीरियोटाइप और प्रीजुडाइज कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट है इंक्लूसिव वर्कफोर्स। इंक्लूसिव क्लासरूम फ्यूचर में ऐसे प्रोफेशनल्स क्रिएट करते हैं जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है और वर्कप्लेस को भी इंक्लूसिव बनाता है। सोशल यूनिटी, सामाजिक एकता, ये सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन की भावना को प्रमोट करता है जिससे सोशल हार्मनी स्ट्रांग होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स कल्चर। इंक्लूसिव एजुकेशन इक्वालिटी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ स्कूल को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को फेयर और इंक्लूसिव बनाता है। अब तक हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स को समझा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, इसे इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। स्कूल को कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। स्लाइड्स में कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जिसको हम समझते हैं। सबसे पहला है अनट्रेन्ड टीचर्स। इंक्लूसिव क्लासरूम इंक्लूसिव तभी बनेगा जब इसके टीचर ट्रेंड होंगे। यहाँ पे टीचर को CWSN बच्चे की पहचान करना, सहायता देना, असिस्ट देना, एड्स का यूज़ करना अति आवश्यक होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसा देखा जाता है कि हमारे टीचर्स को इन सब का नॉलेज नहीं होता क्योंकि इन टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन कई स्कूल कॉलेजेस में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती, जैसे कि रैम्स का ना होना, लिफ्ट्स का ना होना। कई बार लिफ्ट्स होती है लेकिन वो काम नहीं करती। एक्सेसिबल वॉशरूम नहीं होते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती है वैसे स्कूल या कॉलेजेस में। वैसे असिस्टिव एड्स नहीं होते जिनसे हम बच्चों को बेहतर पढ़ा और सिखा सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि बहुत कॉमन है, ओवर क्राउडेड क्लासेस की। कई गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में
क्लासेस में संख्या से ज़्यादा एडमिशन ले लिया जाता है, जिससे टीचर अपना ध्यान प्रत्येक बच्चे पर नहीं दे पाता। मान लो एक टीचर के पास 60-70 बच्चे हर क्लास में हैं, तो यहाँ पे टीचर को इंडिविजुअल अटेंशन देना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए पॉपुलेशन ओवरक्राउडिंग एक मेजर इशू बन जाता है। नेक्स्ट है एटीट्यूडनल बैरियर्स। इंक्लूसिव एजुकेशन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है एटीट्यूडनल बैरियर्स। ये बात करता है एटीट्यूड और माइंडसेट के बारे में। कई लोग अभी भी ये बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ अलग स्कूल में पढ़ने चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी इसको छुआछूत की बीमारी मानते हैं। जैसे कि पेरेंट्स बहुत बार डरते हैं कि CWSN वाले बच्चे के साथ पढ़ने से उनके बच्चे को भी सेम इश्यूज़ होगा, या फिर उनका जो इंटेलेक्ट का लेवल है वो ख़राब हो जाएगा, जो कि बिल्कुल बेकार माइंडसेट है। इसीलिए स्टीरियोटाइप्स और स्टिग्मा इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में बैरियर बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंडिंग गैप्स के बारे में। देखो, एक्ट्स में, पॉलिसीज़ में बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती है, लेकिन धरातल में, ऑन ग्राउंड में रियलिटी ये है कि जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे तब तक वो स्कूल या कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाएगा। जैसे कि व्हील चेयर्स या फिर रैम्स का बनाना, या वैसे वॉशरूम को डेवलप करना, या फिर लिफ्ट्स का बनाना, उनके लिए डिजिटल या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना, वो हो सकता है पैसे से। और जब पैसा नहीं मिलेगा तो इंक्लूसिव एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन में इशू आता है। इससे हम स्पेशल एजुकेटर्स को ट्रेन नहीं कर पाते, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं चला पाते, CWSN के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाते, असिस्टिव डिवाइस को परचेज नहीं कर पाते, ETC। अब हम बात करेंगे रिजिड करिकुलम के बारे में। ट्रेडिशनल करिकुलम मोस्टली वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पर बेस्ड होता है, लेकिन इंक्लूसिव क्लासरूम में स्टूडेंट की एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है। जैसे कि एक स्टूडेंट विजुअल लर्नर हो सकता है, दूसरा ऑडिटरी लर्नर हो सकता है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए करिकुलम को फ्लेक्सिबल और डिफ्रेंशिएटेड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम मछली को पेड़ चढ़ने की एबिलिटी पे जज नहीं कर सकते, इसीलिए रिजिड करिकुलम चुनौती का स्तर बनता है। अगर हम बात करें कुछ और चैलेंजेस के बारे में, तो वो होगा लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर को इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ और एक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती। लैक ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इंक्लूसिव क्लासरूम में कई बार असिस्टिव डिवाइस की ज़रूरत होती है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि हेयरिंग एड्स, इंटरेक्टिव पैनल, ब्रेली बुक्स, ETC। असेसमेंट प्रॉब्लम्स। ट्रेडिशनल एग्जाम मोस्टली सेम क्वेश्चन पेपर और सेम इवैल्यूएशन मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में स्टूडेंट की एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है, इसीलिए कई बार इवैल्यूएशन सिस्टम फेयर असेसमेंट नहीं कर पाता। इंक्लूसिव एजुकेशन का गोल बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को, टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और करिकुलम को बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ एक पॉलिसी या एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं है, ये एक मोरल कमिटमेंट है। इसका मेन गोल है कि हर बच्चा सीखे, पार्टिसिपेट करे और साथ मिलकर ग्रो करे। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो यहाँ पे हैं। अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट को जेन्युइनली एंजॉय किया और कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं, बल्कि आपकी लर्निंग कमिटमेंट को भी दिखाता है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कोई सवाल है या मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गया है या फिर कोई नई जानकारी है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। पीस।